नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की कक्षा में आपकी पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का नाम है MS एक्सेल 2013। MS एक्सेल MS ऑफिस का एक भाग है। यह स्प्रेडशीट की अवधारणा पर आधारित होता है। इसमें पंक्तियां एवं स्तंभ पाए जाते हैं। इन पंक्तियों एवं स्तंभों को सेल कहा जाता है। इसका प्रारूप टेबल की तरह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। इसी कारण से एक्सेल एक लोकप्रिय टूल बन गया है। एक्सेल का प्रयोग डेटा विश्लेषण करने और डेटा को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल में पंक्तियों की संख्या 1 से 10,48,576 और स्तंभों की संख्या 16,384 होती है। अब देखते हैं बच्चों MS एक्सेल खोलना। आप MS एक्सेल निम्न प्रकार से खोल सकते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्टेप 2 अब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पर क्लिक कीजिए। ये दिख रहा है आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। एक्सेल 2013 पर क्लिक करें, आपका एक्सेल खुल जाएगा। अब ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कीजिए, आपकी वर्कशीट खुल जाएगी। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये एक ब्लैंक वर्कशीट खुल गई है। अथवा स्टेप 1 है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर आप टाइप हेयर टू सर्च में यहाँ पर एक्सेल लिखिए, आपको एक्सेल 2013 दिखाई देगा। उस पर क्लिक कीजिए, आपकी वर्कशीट खुल जाएगी। अब सीखें एक्सेल फाइल को संग्रहित करना, सेव करना। एक्सेल में आप फाइल को निम्न प्रकार से संग्रहित कर सकते हैं। स्टेप 1 फाइल टैब पर क्लिक करें। स्टेप 2 सेव बटन पर क्लिक करें। सेव एज पैनल खुलकर आएगा। स्टेप 3 कंप्यूटर पर फाइल सेव करने के लिए दिस पीसी को सेलेक्ट करें और फिर ब्राउज पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4 है जिस स्थान पर फाइल को आप सेव करना चाहते हैं उस स्थान पर चयन करें। स्टेप 5 है फाइल को नाम दें और नाम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। स्टेप 6 है आपकी फाइल .xlsx एक्सटेंशन से संग्रहित हो जाएगी। होम टैब में कार्य करना, ओरिएंटेशन का प्रयोग करना। स्टेप 1 सर्वप्रथम सेल में टाइपिंग कर लें, फिर आप इनकी दिशा बदलने के लिए सेल को सेलेक्ट करें। स्टेप 2 है होम मेन्यू के ओरिएंटेशन पर क्लिक करें। स्टेप 3 है अपने अनुसार विकल्प पर क्लिक करें और स्टेप 4 है वह शब्द आपको उसी तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप जिस तरह इसको संजय यहाँ पर आपने लिखा, अब आप इसको जिस तरह से चाहते हैं आप इस तरह से करेंगे कि आप होम मेन्यू के ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे और अपने अनुसार विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपने एंगल लिया, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपको ये इस तरह से दिखना शुरू हो गया। अब देखिए वर्कशीट में पंक्ति और स्तंभ प्रवेश कराना। कभी कभी जब आप शीट पर तालिका बनाते हैं तो गलती से कोई पंक्ति या स्तंभ छूट जाता है। आप इन्हें बाद में भी प्रवेश करा सकते हैं। पंक्ति का समावेश करना, जिस स्थान पर आपको पंक्ति का समावेश करना है उस लाइन के प्रारंभ की संख्या पर दायां क्लिक करें। आपको इंसर्ट का विकल्प दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप इंसर्ट का विकल्प, उस पर क्लिक कीजिए, एक छोटा सा बॉक्स खुलकर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। आपकी एक रिक्त पंक्ति का समावेश हो जाएगा। स्तंभ का समावेश करना, जहां आपको कॉलम का समावेश करना है उस लाइन के शुरू में क्लिक करें। आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
एक छोटा बॉक्स खुलकर आएगा। फिर एंटायर कॉलम पर क्लिक करने के पश्चात ओके पर क्लिक करें। आपकी वर्कशीट में एक रिक्त कॉलम या स्तंभ का समावेश हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों मर्ज एवं सेंटर का प्रयोग करना। जब आप एक्सेल में कुछ हेडलाइन टेबल के बीच में लाना चाहते हैं तो आपको इस विकल्प की आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 होम टैब में जाएंगे। स्टेप 2 अपनी हेडलाइन को वहां तक सेलेक्ट करें जहां तक आप उसे चाहते हैं, जैसे हमने इसे यहां तक सेलेक्ट किया, ठीक है। स्टेप 3 अब मर्ज एवं सेंटर बटन को क्लिक करें। आप मर्ज एवं सेंटर बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सेंटर में आ जाएगा। अब इंसर्ट टैब में कार्य करना सीखें। चार्ट का प्रयोग करना। चार्ट का प्रयोग हम अपने आंकड़े दिखाने के लिए करते हैं। इन्हें देखकर हम शीघ्र ही समझ जाते हैं कि आंकड़े क्या बताना चाह रहे हैं। एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट और उनके लेआउट मिलते हैं। दिए गए आंकड़ों का चार्ट बनाना। स्टेप 1 है सर्वप्रथम दिए गए डेटा को सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 2 इंसर्ट टैब के रिकमेंडेड चार्ट्स विकल्प पर जाएं। स्टेप 3 कॉलम चार्ट पर क्लिक करें। स्टेप 4 है 3D विकल्प को चुनें। आपके पास अन्य विकल्प भी हैं, आप इन विकल्पों को भी चुन सकते हैं। और स्टेप 5 है आपका चार्ट बन जाएगा। अब देखेंगे फाइल को खोलना। यदि आप एक्सेल में पूर्व संग्रहित की गई फाइल को खोलना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित विधियों को अपनाना होगा। स्टेप 1 है फाइल पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2 अब ओपन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3 यदि रीसेंट वर्कबुक पर आपकी मनपसंद फाइल है तो आप उस फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को खोल सकते हैं। और स्टेप 4 है कि यदि रीसेंट वर्कबुक पर फाइल नहीं है तो कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए और फिर ब्राउज पर क्लिक करके जिस ड्राइव से आप फाइल लेना चाहते हैं उसे वहां से क्लिक करने के पश्चात ओपन पर क्लिक कीजिए। और स्टेप 5 है आपकी फाइल खुल जाएगी। आप Ctrl+O के द्वारा भी अपनी फाइल खोल सकते हैं। अब देखेंगे हम फाइल को प्रिंट करना। एक्सेल में आप फाइल को निम्न प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। स्टेप 1 फाइल पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2 अब प्रिंट पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3 कॉपीज पर जाकर जितनी प्रतियां छापना चाहते हैं उनकी संख्या डालिए। यहाँ देखिए ये कॉपीज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्टेप 4 प्रिंट पर क्लिक कीजिए। स्टेप 5 आपकी वर्कशीट प्रिंट हो जाएगी। आप Ctrl+P के द्वारा भी यह कमांड प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें फॉन्ट एवं साइज बदलना। एक्सेल में डाटा का फॉन्ट एवं साइज निम्न प्रकार बदला जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप 1 जिस डाटा का आपको फॉन्ट एवं साइज बदलना है सर्वप्रथम उस डाटा को सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 2 होम टैब पर जाकर, यहाँ देख रहे हैं आप, होम टैब पर जाकर फॉन्ट ग्रुप में से फॉन्ट एवं साइज पर क्लिक कीजिए। ये आपने यहाँ पर साइज चुन लिया और यहाँ पर आपने फॉन्ट चुन लिया। स्टेप 3 आपके डाटा का फॉन्ट और साइज बदल जाएगा। अब आते हैं हम ऑटो सम कमांड पर। MS एक्सेल में ऑटो सम कमांड के द्वारा कुल योग ज्ञात कर सकते हैं। स्टेप 1 जिनका आपको योग करना है सर्वप्रथम उसे सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट किया है। स्टेप 2 है अब ऑटो सम पर क्लिक कीजिए, आपको सेलेक्ट सेल में योग दिखाई देगा। सॉर्टिंग करना, यहाँ कुछ लोगों की सूची दी गई है। इस सूची को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध करना बहुत आसान है। आप सॉर्ट एंड फिल्टर द्वारा यह कार्य कर सकते हैं, परंतु इस आइकन पर क्लिक करने से पूर्व आपको अपनी सूची को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यह सूची आपसे आरोही और अवरोही क्रम के विषय में पूछेगी कि आप ABCD से इसको क्रमबद्ध करना चाहते हैं या फिर DCBA इस क्रम में इसे क्रमबद्ध करना चाहते हैं।
जिस क्रम में आप उसे क्रमबद्ध करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, आपकी सूची क्रमबद्ध हो जाएगी। अब देखेंगे औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज निकालना। एक्सेल में औसत निकालने के लिए यहाँ पर बराबर एवरेज और ये ब्रैकेट देख रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित में औसत निकालने का सूत्र एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट और उसको डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ नंबर इन लिस्ट, अर्थात दिए गए नंबर का योग को भाग देंगे कुल नंबर्स। एक्सेल में औसत निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। स्टेप 1, सर्वप्रथम सेल में यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। स्टेप 2, अब जिसका औसत आपको निकालना है उसको सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, एंटर दबाइए, आपको औसत ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं पाठ से जुड़े कुछ अविस्मरणीय तथ्य। MS एक्सेल MS ऑफिस का एक भाग है। एक्सेल में पंक्तियों की संख्या 1 से 10,48,576 एवं स्तंभों की संख्या 16,384 होती है। चार्ट का प्रयोग हम अपने आंकड़े दिखाने के लिए करते हैं और एक्सेल में औसत निकालने के लिए बराबर एवरेज यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों करके सीखें बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। स्प्रेडशीट की अवधारणा पर आधारित होता है MS एक्सेल। चार्ट का प्रयोग हम किसे दिखाने के लिए करते हैं? आंकड़ों को। रिक्त स्थान भरिए। MS एक्सेल MS ऑफिस का एक भाग है। फॉर्मूला बार के द्वारा हम फॉर्मूला एक्टिव कर सकते हैं। MS एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन नाम .excelSX है। वर्कशीट वर्कबुक का एक पेज होता है। रो तथा कॉलम के छेदन को सेल कहते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। एक्सेल वर्कशीट का प्रारूप टेबल की तरह होता है। सही। एक्सेल में स्तंभों की संख्या 16,384 होती है। सही। एक्सेल 2013 में फाइल सेव नहीं होती। गलत। और एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं। सही। निम्नलिखित के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ आइकन दिए हुए हैं। तो ये पहला आइकन है फाइल न्यू, दूसरा है सेव, तीसरा है अनडू और चौथा है ऑटो सम कमांड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के आधार पर स्वयं लिखने हैं। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ। MS एक्सेल का पूरा नाम क्या है? MS एक्सेल क्या है और एक्सेल में फाइल किस प्रकार संग्रहित की जाती है? वर्कशीट में स्तंभ और पंक्तियाँ किस प्रकार जोड़ी जाती हैं? फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे और किसी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कौन सा टूल बार प्रयोग करेंगे? मर्ज और सेंटर के प्रयोग को समझाइए। एक्सेल वर्कशीट को आप किस प्रकार प्रिंट करेंगे? इसके साथ ही बच्चों यहाँ एक क्रियाकलाप है। एक्सेल वर्कशीट के भागों को चिन्हित कीजिए। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।